मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कैसे रिजेक्ट करना है। अब जैसे काजी फैज़ा कहते हैं कि जनवरी 13 का फैसला मेरा गलत इंटरप्रिटेशन हुई। जब भी कोई मामला आता है अल्टीमेट ये जनवरी 13 पे रुकता है। तो जनवरी 13 का जब नाम लिया जाता है तो जस्टिस काजी फैज़ा काफी डिफेंसिव नजर आते हैं। हालात इनके अगर जजेस की एक दूसरे तो जजेस ही एक दूसरे के खिलाफ ना गवाही देते हैं। क्या माले गनीमत जो है वो दूसरों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की इस तरह मिल सकती है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला मामला है इसकी वजह से हर जज या फायदा होगा, बेनिफिशरी होगा या एग्रीव्ड होगा। अस्सलाम वालेकुम, नया दौर के साथ मैं हूं सबील हसन। नाज़रीन, आज भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच ने मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत की है। काफ़ी बहस हुई, सुबह 9:30 से केस शुरू हुआ और अब तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे केस ख़त्म हुआ। और ना सिर्फ वकील दलाइल देते रहे बल्कि जजेस आपस में भी एक दूसरे को सवालों का जवाब देते रहे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी असनात महमूद मलिक। किसी तारुफ का मोहताज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया असनात मलिक साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आज इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तावेज़ात जमा करवाए हैं हामिद रज़ा से मुतल्लिक, जो कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, ये डिक्लेरेशन और पार्टी एफिलिएशन, ये क्या मामला है? देखें, ये तो अब मुझे नहीं मालूम कि 185 में आप किस तरह ये डिक्लेरेशन मांग रहे हैं और ये एफिडेविट की बातें, ये तो रिटर्न जो आरओज़ का काम था। अब क्या एक तरफ जस्टिस काजी फैज़ा कह रहे हैं कि जो हमारे सामने प्लीडिंग है हमने उनको देखना है, लेकिन वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कैसे रिजेक्ट करना है कि उनको जो है वो सीटें नहीं मिल सकती। तो ये सारा कुछ उस वजह से कि जी उन्होंने ये दिया वो दिया, तो ये है। अब मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फैज़ा एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम 184(3) में नहीं बैठे, 185 में दे रहे हैं, तो जो केस उनके सामने है वो चीज़ें देखें। अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन की वो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं और वो कहेंगे कि एफिडेविट इन्होंने दिया। अब उन हालात में, ये पाकिस्तान में सबको पता है कि उस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात थे, जो कुछ पीटीआई के सपोर्टर और पीटीआई के वर्कर पीटीआई के कैंडिडेट के साथ हो रहा था वो सारी चीज़ें आपके सामने थी। चाहे वो बल्लेबाज था उसके साथ जो हशर हुआ जो बकौल जैसे रिजवी के, तो इन हालात में जैसे काजी फैज़ा ये चीज़ें मांग रहे हैं। अब मेरा ख्याल है मटेरियल की भी ज़रूरत नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वैसे ही जो है वो कहें कि जी वो रिज़र्व सीटें नहीं मिल सकती, लेकिन ठीक है ज़रा मटेरियल से फ़ैसला अच्छा बन जाएगा कि जी ये देखें इन्होंने जो हामिद रज़ा साहब ने पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है वो बात की, फिर उनका एफिडेविट आया नज़रियाती का, फिर उन्होंने कहा जी मुझे पीटीआई में ले जाएं। तो ये इस पे जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को टेक्निकली नॉकआउट रिज़र्व सीट से किया जाएगा कि जी वो नहीं हो सकता। तो इस मामले पे जब इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद दलाइल दे रहे थे तो कुछ जजेस परेशान नज़र आ रहे थे, ये क्यों? नहीं, जजेस सारे ही परेशान हैं क्योंकि ये बड़ा सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। इस वक्त तकसीम बड़ी वाज़ेह है। जो है वो एक सोच है कि जी जो है वो ये माले गनीमत में जो माल है जो दूसरी जमातों को, एक जिसने 2 जनरल सीटें जीती हैं और उसको 6 रिजर्व सीटें जिस तरह केपी में मिली हैं कि 87 जो है वो पीटीआई की सीटें हैं, पीटीआई बैक कैंडिडेट जीते हैं केपी असम्बली में, उनको एक भी नहीं मिल रही। और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन जो परवेज़ खटक साहब की और इनको सबको मिल रहे हैं। देखें ये एक किस्म की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जो अगर आप अलाउ करेंगे तो बड़ा इसका, और इसकी शुरुआत हुई है जनवरी 13 के फैसले। अब जैसे काजी फैज़ा कहते हैं कि जनवरी 13 का फैसला मेरा गलत इंटरप्रिटेशन हुई, तो गलत इंटरप्रिटेशन हुई है तो यहाँ क्लैरिफाई कर दें कि जी इसमें ये नहीं था कि पीटीआई जो कि कैंडिडेट अगर उनसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत हुई है और उनका सिंबल छीना गया तो उसकी वजह से जो है वो पीटीआई नहीं थे, वो पीटीआई रजिस्टर्ड जमात थी, उनके कैंडिडेट जो है वो पीटीआई में थे और पीटीआई ने जो रिज़र्व सीटें जमा कराई थी उसकी बुनियाद पे उनको देनी चाहिए। अब जो है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हम देखते हैं कि जैसे काजी फैज़ा जब भी इस तरह का उनका होता है, जब उन्होंने फ़ैसला किसी के ख़िलाफ़, तो वो कोशिश करते हैं कि उस जो पटिशनर साइड है, जो रिस्पोंडेंट साइड है, उसको फोकस करें कि आपने अपनी गलतियाँ की हैं, आपकी वजह से हो रहा है। लेकिन अब यहाँ मसला ये आ रहा है कि अल्टीमेट ये फैसलाबाद का घंटा घर बन गया है। जब भी कोई मामला आता है अल्टीमेट ये जनवरी 13 पे रुकता है कि जनवरी 13 के फैसले की वजह से सारा कुछ इस मुल्क में जो कुछ हुआ वो जनवरी 13 की वजह से हुआ। तो जनवरी 13 का जब नाम लिया जाता है तो जस्टिस काजी फैज़ा काफ़ी डिफेंसिव नज़र आते हैं। आज वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। तो ये चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से जो है वो परेशानी है, हर तरफ है। जब पर्सनल बात होगी, एक तरफ उन्होंने आज बड़ा वादे कहा कि बज़ाहिर ये लगा कि उन्होंने जस अतर मिल्ला को सीरियस यानी अटैक किया। उन्होंने कहा जी कि जो है वो मैंने तो मार्शल लॉ दौर में जो है वो प्रैक्टिस भी नहीं की,
यहाँ तो लोग अटार्नी जनरल बन जाते हैं, मखदूम अली खान साहब आप भी एक डिक्टेटर के अटार्नी जनरल रहे हैं, और मिनिस्टर भी बन जाते हैं। मिनिस्टर, अब ज़हरी बात है, अतर मिनल्ला साहब की बात थी कि वो केपी में मिनिस्टर बने। जब उनको क्वेश्चन किया तो अतर मिनल्ला साहब ने भी आगे जवाब देना था। अब वो भी कह रहे हैं कि वी शुड नॉट बी कम्प्लिसिट, और मौजूदा हालात में जो कुछ ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही हैं, अब कम्प्लिसिट ये होता है कि मास्टर इन क्राइम, जो क्राइम में आप पार्टनर इन क्राइम, आप पार्टनर हैं हर चीज़ में, आप इलेक्शन कमीशन और सारे एक पेज पे हैं। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मेरा ख्याल है कि हालात इनके, अगर जजेस के एक दूसरे, तो जजेस ही एक दूसरे के खिलाफ ना गवाही देते हैं जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं। जैसे काजी फैसल को भी थोड़ा सा ये है कि जब जजेस इलेक्शन कमीशन से ये कह रहे हैं कि जी आपने किस वजह से PTI के कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, वो बेस पूछ रहे हैं। अभी वो जनवरी 13 के आर्डर का वो कह रहे हैं इंटरप्रिटेशन गलत हुई, तो उसमें क्या वजह है कि वो क्यों डिफेंसिव हो जाते हैं? इलेक्शन कमीशन का दिफा क्या जस्टिस काजी फैसल ने करना है? उन्होंने, वो मुझे लग रहा है कि हर एक के साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं, हर एक के साथ खड़े, नहीं खड़े तो वो अपने ब्रदर जजेस के साथ खड़े हैं जो भी कोई बात कर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट मज़ीद कमज़ोर होगी। और इस केस में बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं, PTI को भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमें रिजर्व सीटें मिलें ना मिलें, उनको ये है कि इनको ना मिले हुकूमत को। और उसकी वजह यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस किस्म की प्रपोजल आ रही हैं कि जी कोई चीफ जस्टिस जो है वो के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए सीनियरिटी कोई मैटर नहीं करेगी, हर चीफ जज को 2-2 साल एक्सटेंशन मिल जाएगी, और कई चीज़ें आ रही। तो ये जजेस को ऐसा एक वेट दी जा रही है कि जो चीफ जस्टिस की रो में नहीं है, जो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, पहले रिटायर हो जाएंगे, उनको भी उम्मीदें लग गई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। अब लोग इस कंटेक्स्ट में देखेंगे, लोग अब छोड़ देंगे लीगली, लोग कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी या नहीं। अब इसमें एक ही सस्पेंस है और इसमें मामला है जिस पे सारी बात हो रही है। चीफ जस्टिस आपके मुताबिक जो अपसेट होते हैं, बार बार बैट का सिंबल का निशान का जब जिक्र होता है, तो वो इसलिए होते हैं कि अभी वो मामला रिव्यू में है, और जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, वो बार बार इस ऑर्डर पे, इस जजमेंट पे रिमार्क्स देते हैं। तो देखें खुद जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि मेरे फैसले की इंटरप्रिटेशन गलत हुई। ब्रेक से जब अब हेयरिंग, पहली हेयरिंग हुई थी, दूसरी हेयरिंग जब फुल कोर्ट, उसमें उन्होंने कहा था इंटरप्रिटेशन गलत थी। वो तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गलत की है। उन्होंने कब कहा है कि जनवरी 13 का फैसला गलत है? या उसमें बात, अगर आप एक तरफ UK हाई कमिश्नर को ख़त लिख के दिफा करें और इंग्लिस्तान की चीफ जस्टिस और सबको भेजें, वो ठीक है, और यहाँ अपने जजेस कोई बात करें और वो भी इलेक्शन कमीशन को करें। देखें, बात यहाँ जजमेंट की नहीं है, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे जब क्वेश्चन आता है, इलेक्शन पे आता है कि इलेक्शन रिगिंग हुई है, किसी को क्वेश्चन किया जाता है, जस्टिस काजी फैसल डिफेंसिव हो जाते हैं। वो समझते हैं मुझ पे अटैक हो रहा है। समझ नहीं आती कि वो इससे इलेक्शन कमीशन या हुकूमत या उनके साथ चीफ जस्टिस ने तो अपना इदारा देखना है ना, उसके इसकी वजह क्या है? तो जिस वजह से मुझे लग रहा है कि जो हालात अगर अब इस तरह हुआ तो ये जजेस जो हैं ये आगे तक चीज़ें जो है वो एक दूसरे से, जो हालात है एग्जिस्टेंस की लड़ाई होगी, सर्वाइवल की लड़ाई होगी, तो ये एक दूसरे के खिलाफ खुल के चीज़ें और बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट की जहाँ तक बात है, तो वो मुखालिफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील या सलमान अकरम राजा जो कवल शोज़फ या तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनको क्वेश्चन करना चाहिए। बेंच क्यों कर रहा है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी आज जो ऑब्जर्वेशन दी है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी, और जस्टिस अतर मिनल्ला ने। देखें, वो इलेक्शन कमीशन का ही मसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 5 मेंबरान ने ओथ लिया हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का। वो उन पे सवालात करेंगे, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट को करेंगे, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जनवरी 13 पे जो क्रिटिसिज्म आता है, अब जस्टिस काजी फैसल ने कहा जी मैं अलाउ नहीं करूँगा जी, ये हो रहा है, हालांकि गैर ज़रूरी तौर पे था, इनडायरेक्टली बातें होती, उसमें आप अपने आप को पैनिक करेंगे, वीक, जब आप अपनी समझो छेड़ बनाएंगे कि जी ये में दूसरों को समझ आएगी छेड़ है, वो जानबूझ के भी जनवरी 13 का जिक्र करेंगे, बाहर लिखें देंगे, आप दीवारों पे लिख देंगे जनवरी 13 का फैसला, बल्ले वाला फैसला, तो कहाँ क्या करेंगे, किस किस का मुंह बंद करेंगे? लेकिन बात यह है कि इस चीज़ से आप नहीं, मेरा ख्याल है कि इस चीज़ अवॉइड करना चाहिए दोनों साइड को, और जल्दी ये कंक्लूड हो तो मामला बेहतर होता। ऐसे आपका क्या ख्याल है? वैसे तो तहरीक इंसाफ के वकला ने बहुत गलतियां की हैं, सिर्फ इस केस में नहीं, काफ़ी अपने जितने भी केसेस में गलतियां की हैं, जिसकी वजह से पार्टी भुगत भी रही है। सियासी हिकमत अमली में भी तो गलतियां थीं। आप क्या समझते हैं, अलायंस के तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था? आज भी ये मामला अदालत में डिस्कस हुआ है। जो मर्जी होता, ये बड़ा वाज़ेह था कि PTI के लोगों के साथ जो हो रहा था वो सारी बातें ठीक हैं। आपकी बात ठीक होगी कि उनके जो वकील दर्जनों की तादाद में उन्होंने क्या किया, उसमें ब्लंडर है।
लेकिन बात यह है कि क्या माल गनीमत जो है वो दूसरों को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की इस तरह मिल सकती है कि किसी ने 2 जनरल सीटें जीती हैं और 8 उसको मिल रही हैं। आइन में लिखा है, आइन में कहाँ लिखा है, किस जगह लिखा है? आइन में लिखा है आइन में पॉलिटिकल सिर्फ- पार्टी वो जो नहीं, जनरल नशस्त में एक भी सीट जीते देखें, पॉलिटिकल proportion पार्टी के हिसाब से वो जनरल सीटें जो जीते, अब जनरल सीटें जो है मैं वही बता रहा हूँ, केपी में 87 जीते हैं। अब देखें, ये आइन का टैक्स जहाँ आपको मर्जी होती है वहाँ उठा लेते हैं, जहाँ नहीं होती अपने आप को सर्वाइवल के लिए। आइन का आर्टिकल 211 बड़ा क्लियर था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं हो सकती। वहाँ एक जजमेंट मेड लॉ था और वहाँ आपने उसका सहारा लेके अपनी खिलाफ कार्रवाई को चैलेंज किया। फिर ना करते ना, फिर क्यों किया? जहाँ मर्जी होती है वहाँ टैक्स उठाते हैं, कहाँ जहाँ होता है वहाँ आप कहते हैं जी कि ये आइन जो है वो जो है मैं टैक्स को देखूँगा, तो ये और कहीं जो है वो जहाँ मर्जी होती है वहाँ दूसरी चीज़ें होती हैं। तो देखें, ये डिस्क्रिपेंसीज हर तरफ हैं, हर तरफ मामलात हैं। कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है मौक़िफ़ में। कोई ये ना हो कि 2 साल पहले किसी इंसान का, किसी जज का और मौक़िफ़ हो और अब हो। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये अब इसमें जुडिशल पॉलिटिक्स भी इंटर हो गई है और जजेस जो हैं वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो है वो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला मामला है, इसकी वजह से हर जज या फ़ायदा होगा, बेनिफिशरी होगा या एग्रीव्ड होगा। वो इस तनाजुर में इस केस को देखना तो चाहिए, एक दिन ना कि पीटीआई और उस मामले में देखें। एक दिन के लिए क्यों वक्फा है बीच में? कल भी तो ये समाअत हो सकती थी। अब ये पूछें जस्टिस काजी फैसल से क्या वजह है कि क्यों ले सकते हैं। देखें, बात यह है कि बड़ा क्लोज कॉल है, स्विंग वोट हैं 2-3 जो इधर उधर जा सकते हैं। तो देखें क्या होता है। बहुत शुक्रिया उस्ताद मलिक साहब। तो नाज़रीन, मुझे तो आज की कार्रवाई से भी 6-4 का तनासुब नज़र आ रहा है और लग ऐसा रहा है कि शायद पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला वो प्रिवेल करेगा। लेकिन अब ये मखसूस नशस्तों का मामला रहा नहीं है, ये अब सिस्टम की कंटिन्यूटी और आइन और कानून पर अमल दरामदी का मामला हो गया है। देखते हैं अब अगली समाअत जो परसों है, कल इस केस की समाअत नहीं होगी, परसों होगी, तो फ़ैसला रिज़र्व होगा या एक मुख्तसर फ़ैसला आएगा, ऊंट किस करवट बैठेगा मखसूस नशस्तों का। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।